वेलकम माय फ्रेंड्स। आज की सेशन में हम लोग बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जो एमसीक्यू है, जो लास्ट ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने, अगर जिन्होंने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से जो एमसीक्यू थे, जो कि यूपीएससी में आए हुए हैं, उसको हम लोगों ने किया था। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी से संबंधित एमसीक्यू करेंगे जो यूपीएससी में आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में। तो उसमें देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है एमसीक्यू का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। ध्यान रखिएगा, ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हॉट स्पॉट्स, दैट इज ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है। अभी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव इज और आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, उसको यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ए में ओनली वन ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 और 2, और डी नाइदर 1 और नाइदर 2। अब एक हम लोग विचार करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हम लोग किया था, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। इसका एक हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। हालांकि चर्चा पहले हुआ, लेकिन समझिए ये हमने वर्ल्ड मैप में बना रहा हूँ आपको, मैं लोकेशन कुछ दिखा रहा हूँ हॉट स्पॉट, तो उसी से आपका आंसर इसका मिल जाएगा। आप पूरी तरह से इसको, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, ये आप इंडिया है हमारा, और इस प्रकार से ये है। ठीक है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास के हॉट स्पॉट्स तो हैं, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ देख लीजिए इंडो बर्मा है, इंडो बर्मा के बारे में है, सुंडालैंड के बारे में है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेंट्रल एशिया में भी है, पोलिनेशिया माइक्रोनेशिया के पास ही बहुत सारे पाए जाते हैं। उनको पता है कि 36 अभी वर्तमान में हॉट स्पॉट्स हैं। आप देखिए, ये इक्वेटोरियल रीजन हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो है इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल पार्ट है, चूंकि शब्द यहाँ पर दिया हुआ है ट्रॉपिकल रीजन। लेकिन अगर हम जाएंगे यहाँ पर यूएसए में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या, कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस हॉट स्पॉट्स है वो। इसी प्रकार से अगर हम जाते हैं साउथ अमेरिका में, तो सेंट्रल चिली में जो है, सेंट्रल चिली में भी एक हॉट स्पॉट्स है। ये हमने एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और एक साउदर्न हेमिस्फीयर का फॉर एग्जांपल समझने के सिर्फ लिया है कि जो हॉट स्पॉट्स हैं वो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में भी वो प्रेजेंट है, मौजूद हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है, यूएसए में भी है, यहाँ पर है, जो कि सबसे 36 हॉट स्पॉट्स है, नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेन, वो भी यहाँ पर भी, वो भी ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है। इस ऐसे बहुत सारे, फिर यहाँ पर मेडिटेरियन के पास है, तो ये सब क्या है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में ही नहीं है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में भी हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड में, इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। ये सही लाइन है। ईस्टर्न हिमालय, ये सही है। वेस्टर्न हिमालय नहीं है। हम लोगों ने बात किया था कि ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, लेकिन वेस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है। तो जब वो नहीं है तो ये अपने आप में एक स्टेटमेंट क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। बाकी ये सही है, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हालांकि ठीक है, और ये सारे सही हैं। अब जो है, जब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ना ऑप्शन ए सही है, ना ऑप्शन बी सही है, ना ऑप्शन सी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जब यहाँ भी गलत ये हो गया, तो बाकी के बारे में विचार करे ना करे कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा ना। ठीक है, नाइदर 1 और नाइदर 2। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 को। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स बनाता है द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव अस्तित्व के लिए आधार तैयार करता है निम्नलिखित तरीकों के द्वारा, निम्नलिखित रास्तों के द्वारा। फिर से पढ़ता हूं, बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से फॉलोइंग वेज है, फर्स्ट है सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण,
दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण का निरोध। तीसरा है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट का रिसाइकलिंग। और चौथा है पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, फसल का परागण। तो ये चार जो दिए हुए वेज, ठीक है, क्या ये चारों जो है मानव अस्तित्व के लिए क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में बात कर रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स। कोट्स में क्या क्या है? पहला है 1 2 3 4। अच्छा पहले बात कर लेते इसके बारे में देख। हाँ वो अच्छा फिर देख लेते 1 2 3 ओनली। दूसरा हुआ 2 3 एंड 4 ओनली। सी है 1 एंड 4 ओनली। और डी है 1 2 3 4। अब सॉइल फॉर्मेशन। अच्छा पहली बात की बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of life on the earth। ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ है। और वैरायटी ऑफ लाइफ की जब बात करते हैं तो लाइफ में प्लांट और एनिमल दोनों की बात आ जाती है। इसमें हम क्या बात करते हैं? प्लांट और एनिमल दोनों की बात करते हैं। और जब प्लांट और एनिमल की बात करते हैं वैरायटी के लिए, तो प्लांट और एनिमल के लिए ये बायोटिक हो गए, तो उनके लिए ये बायोटिक कंपोनेंट भी उतने ही जरूरी होते हैं, जिसमें कि सॉइल महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि बायोटिक दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अब आइए बात करते हैं। अब उसके बाद आप इस बात है तो क्या सॉइल फॉर्मेशन जरूरी है? ये बायोटिक कंपोनेंट है। इसी प्रकार प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन ये भी जरूरी है। अगर मृदा क्षरण को अगर नहीं निरोध किया जाएगा, रोका जाएगा तो भी जरूरी नहीं है। तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन भी जरूरी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। अगर मृदा की क्षरण हो जाएगा तो भी सही नहीं है। इसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन सीमित है, तो सीमित संसाधन के या सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट भी जरूरी है। और पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, अगर पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स रुक जाता है तो क्या होगा? फसल उत्पादन प्रभावित हो जाएगा, तो मानव की आवश्यकता खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये भी जरूरी है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 चारों के चारों हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 किसमें? हाँ, तो डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब हम बात करते बेसिक कॉन्सेप्ट ये प्रश्न है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN कंटेन लिस्ट ऑफ। जो रेड डाटा बुक जो पब्लिश किया था IUCN के द्वारा, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है इसके बारे में। तो हमारे सामने ऑप्शन है एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। कहता है कि इस बुक में शामिल होता है एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज के बारे में। दूसरा है थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज। तीसरा है प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज, इसके बारे में। और इसके बाद दिया है यहाँ पर आपका कोड बनाया है और आंसर डिमांड कर रहा है कि क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर देना आसान हो जाएगा अगर हम ये समझ जाए कि IUCN के जो रेड डाटा बुक है उसके द्वारा जो रेड लिस्ट कैटेगरीज बनाई गई है, रेड लिस्ट के बारे में, उसमें क्या क्या है। हमको पता है कि जो IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट में कैटेगरी तय की गई है उसमें 9 कैटेगरीज है। ठीक है, अब वो 9 कैटेगरीज को मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर ये कंफर्म हो जाता है, अगर समझ जाते हैं, तो इसका आंसर हमारे सामने उसी लिस्ट से पता चल जाता है। देखिए रेड लिस्ट कैटेगरीज, इसमें जो है 2 भाग में बांटा गया है। एक की जो बात करते होता है इवेल्युएटेड, और दूसरा होता है नॉट इवेल्युएटेड। नॉट इवेल्युएटेड, ठीक है। इवेल्युएटेड को भी फिर 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में बांटा गया है एडिक्वेट डाटा, ठीक है, एडिक्वेट डाटा, और दूसरा क्या देता है डिफिशिएंट डाटा, मतलब जहां डाटा का अभाव है, डिफिशिएंट डाटा। एडिक्वेट डाटा की जब हम बात करते हैं इसको फिर जो है बांटा गया है 9 कैटेगरी में हो गया।
तो 1 और 2 तो ये हो गया, इसके बाद 7 और कैटेगरीज है जो शामिल किया गया। तो कौन कौन है इसमें अंदर जो है? पहला हमारा हो जाएगा एक्सटिंक्ट, बात हम लोग कर चुके हैं। अगला हो जाएगा एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तीसरा। चौथा हमारा हो जाता है इंडेंजर्ड, फिफ्थ नंबर होता है वल्नरेबल के बाद हमारा हो जाता है नियर थ्रेटेंड, ठीक है। और जो लास्ट वन है वो हमारा है लिस्ट कंसर्न, तो ये जो है 9 जो कैटेगरी बनाया गया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कैटेगरी है। अब ये जो 9 कैटेगरी जो बनाया गया है, ठीक है, अब उसके बारे में अब देखिए इसमें क्या एंडेमिक प्लांट के बारे में है, एनिमल स्पीसीज के बारे में है। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में ना कहीं पर एंडेमिक प्लांट के बारे में बात है, ना एनिमल स्पीसीज के बारे में बात है। अब देखिए थ्रेटेंड प्लांट्स और एनिमल के बारे में बात है। थ्रेटेंड के बारे में हम लोग किया था, ठीक है, नियर टू थ्रेटेंड है ये था। बेसिकली ये थ्रेटेंड के ही बहुत सारे सब टाइप है, तो ये हमारे सामने है। इसके बाद प्रोटेक्टेड साइट्स के बारे में नहीं है, प्रोटेक्टेड साइट्स के बारे में गलत ही संस्थान होती है, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। अगर ये हम रेड लिस्ट कैटेगरी के हमारे दिमाग में हमें याद है, इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए क्या आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए ज्योग्राफिकल एरिया? निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक प्रदेश के जैव विविधता के लिए चुनौती बन सकता है? ये 4 दिए हुए हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट, अधिवास का विखंडन, तीसरा है इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पेसीज, एलियन मतलब कि एक्जोटिक बाहरी प्रजातियों का आक्रमण या आगमन, और चौथा है प्रोमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार का बढ़ावा। तो अब ये जो 4 जो दिया हुआ है, अब यह पुट दिए हुए हैं 1 2 3 2 3 1 4 और 1 2 3। तो कौन सा ऐसा थ्रेट्स हो सकता है, आइए इसको लोग देख लेते हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट्स है, ये सही है, ये हमारा सही है। सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट, बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट ही है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पेसीज, बाहरी प्रजातियों का आगमन या आक्रमण या वहाँ पर आगमन, ये जो है ये भी बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी को लिए चुनौती है, क्योंकि जब ये स्पेसीज है, ठीक है, ये स्पेसीज जब जहाँ जाती है तो वहाँ पर दूसरे प्रजाति को बढ़ने नहीं देती है और वो डोमिनेट कर जाती है। तो इन्वेंशन ऑफ एलियन स्पेसीज ये भी है, हमने एग्जाम्पल भी कहीं देखा था पहले भी। तो और चौथा है प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार का बढ़ावा बायोडाइवर्सिटी के लिए चुनौती नहीं है। जो शाकाहार है वो अगर शाकाहार को बढ़ावा दिया था तो बायोडाइवर्सिटी उससे रिचनेस आता है, ठीक है। तो ये इसमें से कारण नहीं है। इसका आंसर 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। आप एक तरह से भी देख सकते हैं कि 1 2 3, या अगर स्मार्ट तरीका है एक बार क्वेश्चन को देखा, इसको पढ़ा और देख ले कि ये 4 तो नहीं है, आप 4 छाट ले किसमें देखिए, इसमें भी 4 नहीं है, 4 होगा, 4 इसमें इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा, इसमें भी 4 इसका मतलब ये नहीं होगा। अब बच गया ये 2, ए और बी में बात करना है और हमें देख ही लिए, तो इसमें क्या हो जाए 1 2 3 आंसर। इसी तरीके से जा सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से या ऐसे। एलिमिनेशन प्रोसेस यूपीएससी के लिए बहुत ही बेस्ट वे होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 2 3। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma
रीजन्स एज हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कुल मिला के प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्राइटेरिया है जो हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए जरूरी है। इनको कौन सा ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है कि जो किसी बायोडाइवर्सिटी में मौजूद हो तो वो हॉट स्पॉट होगा। अब ये कि क्वेश्चन में सिर्फ वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, वेस्टर्न घाट श्रीलंका और बर्मा, इंडो बर्मा को डाल दिया है, लेकिन सभी हॉट स्पॉट्स पे लागू होता है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया है हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए। हम लोगों ने देखा है कि हॉट स्पॉट के लिए दर्जा प्राप्त करने के लिए दो क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा था। एक तो देखा था इंडेमिज्म, और दूसरा देखा था थ्रेट। दो बातें थी। तो इंडेमिज्म और थ्रेट। इंडेमिज्म में हम बात की थी कि ये 1500 कम से कम 1500 वास्कुलर प्लांट वहाँ पे वास्कुलर प्लांट होने चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर इंडेमिज्म प्रजातियों की बहुलता होनी चाहिए। 1500 प्लांट होने चाहिए, वास्कुलर प्लांट होना चाहिए और रिचनेस होने चाहिए, स्पेसीज रिचनेस। वहाँ पे चूंकि 1500 वास्कुलर प्लांट है मिनिमम, तो स्पेसीज रिचनेस ऑटोमेटिकली वो प्राप्त हो जाता है उसको। तो इंडेमिज्म, रिचनेस और थ्रेट के बारे में देखा था कि 70 कम से कम 30% जो हैबिटेट उसका अभी इंटैक्ट हो, ये हम लोगों ने देखा था। ये बात हुई थी। तो अब देखते हैं इसमें स्पेसीज रिचनेस, ये सही है हॉटस्पॉट दर्जा प्राप्त करने के लिए। वेजिटेशन डेंसिटी, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंडेमिज्म, ये सही है। इथनोबोटानिकल इंपॉर्टेंस, ये भी नहीं है। इसके बाद थ्रेट परसेप्शन, ये सही है। इसके बाद हमारा जो है 6 नंबर है एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें से 1, 3 और 5, 1, 3, 5, तो 1, 3 एंड 5, ये आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर सी हो जाएगा। अगर हम मान लेते किस प्रकार से हम लोगों ने ऐसा कर लिया, समझ गए। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं कि अच्छा स्पेसीज रिचनेस तो है, वेजिटेशन डेंसिटी नहीं है। अब आपने पढ़ा यहीं पे देखना शुरू किया, वेजिटेशन डेंसिटी तो क्राइटेरिया नहीं है। 2, आप देखिए कि 2 किस में है, तो 2 इसमें है और इसमें है, दोनों पर विचार हम पूरी तरह से नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आगे पढ़ना शुरू कर दिया हमने, अब हमारे लिए छाटना 3, 4 और 5, अच्छा आगे बढ़े हम लोगों ने छाट दिया। इसके बाद इंडेमिज्म, ये तो सही है भाई, इंडेमिज्म ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ा थ्रेट परसेप्शन, ये भी सही है। और छठा ये नहीं है, तो छठा किस में नहीं है? तो इसमें नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। तो ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा कैसे हमें तेजी से और आसानी से करना है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पेसीज डाइवर्सिटी विच वन among of the following, इसमें से निम्नलिखित में से कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन है फॉर दिस फेनोमेनन। हिमालयन रेंज में जो रिच स्पेसीज पाए जाते हैं उसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक इसमें से जिम्मेदार है, उसी को हमें इसमें से आंसर को निकालना है। पहला है इट इज ए हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट लक्सरियट वेजिटेशन ग्रोथ, ठीक है। तो हाई रेनफॉल स्पेसीज रिचनेस के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन हिमालयन रेंज में पूर्वी घाट में तो ज़्यादा बारिश होती है, जैसे पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में तो उतनी बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो पूर्वी हिमालय के बारे में तो बात लागू कर रही है, पश्चिमी हिमालय में कहाँ से लागू होगा, ये तो बात नहीं हो रहा है, कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इट इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजोग्राफिक जोन्स, ठीक है। बायोजोग्राफिक जोन हमने बात किया था कि इंडिया को 2 रिल्म है, बायोजोग्राफिक रिल्म है, 5 बायोम्स हैं, 10 बायोजोग्राफिक जोन्स हैं और 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। तो अगर हम लोग हिमालय के बारे में बात करें, हिमालय के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा हिमालय हो गया, तो ये हमारा हिमालय का बायोजोग्राफिक जोन हो गया, ठीक है। इस हिमालय के उत्तर में जो है यहाँ पर ट्रांस हिमालयन बायोजोग्राफिक जोन, ये तो हमारा हिमालय बायोजोग्राफिक जोन हो गया, ठीक है। इसके दक्षिण में जब हम आते हैं तो यहाँ पर गैंजेटिक
बायोज्योग्राफिक जोन्स है, दी गैंजेटिक बायोज्योग्राफिक जोन, ठीक है। ट्रांस हिमालयन बायोज्योग्राफिक जोन, हिमालयन बायोज्योग्राफिक जोन के उत्तर में ट्रांस हिमालयन बायोज्योग्राफिक जोन, साउथ में गैंजेटिक बायोज्योग्राफिक जोन, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न बायोज्योग्राफिक जोन आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बायोज्योग्राफिक जोन, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसके अगल बगल में कई बायोज्योग्राफिक जोन्स हैं, ठीक है। अब ये जिम्मेदार हैं कि नहीं, अभी बात करेंगे। अच्छा, एक्सोटिक एंड इमर्जिंग स्पीशीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। बाहरी प्रजातियों को यहाँ पर नहीं लाया गया, ये गलत है। यहाँ पर बाहरी प्रजातियों को लाया गया है, ये भी कारण नहीं होगा, गलत है। इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, यहाँ पर ऐसा नहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। ये भी कारण नहीं है, ठीक है। अब जो है ये इट हैज ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोज्योग्राफिक जोन्स, यहाँ पर कई डिफरेंट बायोज्योग्राफिक जोन्स आकर के मिलते हैं। और बायोज्योग्राफिक जोन्स वो होते हैं जहाँ पर सिमिलर जो बायोटा पाए जाते हैं। तो सिमिलर बायोटा इसी सीजन पाए जाते हैं, सिमिलर बायोटा इस सीजन पाए जाएंगे, सिमिलर बायोटा इस सीजन पाए जाएंगे, और यहाँ के अलग तरह के सिमिलर बायोटा होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि जो ट्रांजिशन जोन होता है, ये जो है जो इकोटोन की भांति काम करता है, यहाँ पर स्पेसिस डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, सभी जगह बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक प्लेन मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले भाग में, यहाँ से यहाँ तक वाले भाग में, यहाँ से यहाँ तक वाले भाग में डिस्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इट हैज ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोज्योग्राफिक जोन्स, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कथनों को देखिए। पहला है बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड। निम्न अक्षांशों में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं तो ये लैटिट्यूड्स लाइन्स है, हमारी लैटिट्यूडनल लाइन्स है। तो कहने का मतलब है कि जो नीचे के जो है, नीचे बीच वाले भाग है, यहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है, ग्रेट होता है, रिचनेस ज़्यादा होता है बनस्पत की इसके ऊपर वाले अक्षांश में, ऊपरी अक्षांश में, ठीक है। कथन सही है, इसलिए कि बायोटिक कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, एक टेम्परेचर और प्लस दूसरा ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के मामले में जो हमारा लोअर लैटिट्यूड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रिच होते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा पाई जाती है निम्न अक्षांशों में। रिचनेस ज़्यादा होता है, ग्रेटर होते हैं, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपरी भाग में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। क्यों ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। ये बायोटिक कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सुटेबल, ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट दोनों के लिए। सेकेंड है, along the mountain gradient biodiversity is normally normally greater in the lower altitudes is compared to higher altitudes। निम्न जो पर्वतीय भाग होते हैं, पर्वतीय भाग के निम्न ऊंचाई वाले भागों, जो नीचे का भाग होता है, वहां पर इसके तुलना में ज़्यादा क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, ग्रेटर होते हैं। बायोडाइवर्सिटी मामले में ये रिच होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता है और ह्यूमिडिटी भी कम होती है। तो जैसे इस ऊंचाई के साथ ऊंचाई पर जाते हैं पर्वतीय भागों में क्या होता है, तापमान कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। लेकिन निचले भाग में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, ह्यूमिडिटी भी अधिक होती है। इसी वजह से दोनों फेवरेबल कंडीशन है। इसी वजह से पर्वत के निचले भाग में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है बनस्पत के ऊपरी भाग में, ठीक है। ऊपरी भाग में कभी कभी ह्यूमिडिटी अधिक पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सूटेबल नहीं होता है। दोनों होना चाहिए। तो ये दूसरा कथन भी क्या है, हमारा सही है। इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, अदर देन पोचिंग
What are possible reasons for the decline of the population of Ganges river dolphin? शिकार के अलावा, पोचिंग शिकार के अलावा और कौन से कारण है जो कि डॉल्फिन के ह्रास के कारण है गंगा नदी में? आपके सामने ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो कि दिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बराज ऑन रिवर, ये सही है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर्स, क्रोकोडाइल के इंक्रीजमेंट से गंगा डॉल्फिन के ह्रास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, ये तो सही है। और यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर, कृषि के वाटर पॉल्यूशन से होता है, ये भी सही है। तो आप देख लीजिए 1, 3, 4 देखिए, चाहे 2 किस में नहीं है, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख रहे आप अगर देखेंगे, अगर आप एक भी पकड़ लेते हैं, देखिए कितने बस एलिमिनेशन परसेंट बहुत शानदार होता है। 3 आप नहीं जानते हैं, ये कौन सा 2 नहीं है, देखिए सब में 2 है, सिर्फ 1 इसमें नहीं है। कुछ क्वेश्चन के आंसर आप सिर्फ ऑप्शन देख के भी कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1, 3, 4। एक और लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द, बहुत इजी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल? नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का कौन सा है? तो जानते हैं सभी लोग नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, गंजेटिक डॉल्फिन। गंजेटिक डॉल्फिन हमारा जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो ये हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी संबंधी जो क्वेश्चन जो आए हुए थे, हमने इसको यहाँ पर किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।